नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में स्वागत है। हम लोग जो है पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का जो है मैगजीन, जो पीटी 365 इसका नाम है। तो आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग भी इसका लुत्फ ले सकें। चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं टॉपिक पे। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी परिषद के बारे में। यहाँ पे है ना, जो कई की पॉइंट्स हैं उनको बताया गया है। इसके अलावा ये शुल्क दिया है। तो ये है, जब कोई देश अपनी वस्तु को भारत में बहुत सस्ते दामों पर बेचता है ताकि जो भारतीय उद्योग हैं वो कोई दूसरा अन्य देश के लिए, है ना, हमारे जो उद्योग हैं वो धीरे धीरे खत्म हो सके, तो इसके लिए हमारा भारत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य इसलिए लगाता है क्योंकि जो घरेलू उद्योग हैं, जो लोग छोटे छोटे एमएसएमई वगैरह जो होते हैं या छोटे उद्योग हैं, उनको सुरक्षित कर सके, लोग अपना स्टार्टअप खुद कर सके। जैसे मान लो चीन से हम स्टील वगैरह लाते हैं, 50 रुपए में भारत को भेज रहा है, तो भारत में जो है उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा और उसको थोड़ा और महंगा कर देगा। ठीक है, जैसे कि 50 से मान लो 80 रुपए का कर दे, 100 रुपए का कर दे, तो उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी विदेशों से आने वाले सामान को लगाई जाती है। फिर इसमें सेफ गार्ड ड्यूटी है। इसका मतलब है इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, कि जैसे अपने यहाँ जो है जो नेपाल है, नेपाल से अपना जो है व्यापार वगैरह और सब चीज इसकी जो है सीमाएं भी खुली हुई हैं, तो नेपाल नेपाल में जो है ये काफी सामान चीन लेता है ना, तो ये चीन नेपाल के रास्ते जो है काफी सामान को डंपिंग कर देता है, बहुत सारी चीजों को। हाँ, और उसको नेपाल डंप से करने और ये भूटान, हाँ भूटान से भी तभी जो है हाँ कोई भी चीज है तो यहाँ सस्ती दामों में बेचता है, तो अपने यहाँ की जो है कंपनियों को उससे बहुत नुकसान होता है, तो उसी के उसमें वो किया गया है। हाँ, उसके उनके रास्ते क्यों दामों को ऐसे बढ़ा ही देगा। जो भारत सरकार तो इतना इम्पोर्ट वहीं से कर रही है, चाइना से, किसी और रास्ते की जरूरत ही कर नहीं है रही भारत है सरकार को। कर रही है, मगर फिर भी बहुत सारा माल इधर से आता है, चीन और नेपाल और भूटान के रास्ते पे। नहीं नहीं, मैं तो एग्जांपल बता रही थी ना, चीन से जैसे मान लो हम स्टील वगैरह खरीदते हैं, या फिर मान लो हम वो खरीदते हैं ना, वो आती है क्या है, वो सेमीकंडक्टर वगैरह खरीद रहे हैं बहुत सारा, तो खैर चाइनीज फ्लाइट आ रही है, चाइनीज मांझा आ रहा है, वो बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है, तभी तो देखते हैं ना कि हमारा भारतीय माल नहीं बेच पा रहा है, इसी वजह से। हाँ, फिर उसको डंप करना ही होता है, वो सस्ते माल को हाँ, क्योंकि सस्ते। वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी यूनिट लगी हुई है, उसमें तो आप चाहे एक माल बनाओ चाहे उसको जो है 1000 माल बनाओ, उस पे ज्यादा खर्चा नहीं आता उनको, इसीलिए वो ज्यादा माल बना लेते हैं, वहीं पे मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, और फिर छोटे छोटे जितनी कंट्रीज आसपास देखते हैं सब में वही भेज देते हैं, जिससे उनको मुनाफा होता है। फिर है सेफ गार्ड ड्यूटी है, जो ये होगा किसी वस्तु पर अचानक बहुत ज्यादा हम किसी वस्तु का ज्यादा आयात करने लगे और हमारे जो घरेलू उद्योग हैं भारत के, उनमें नुकसान होने लग जाए, तब हम क्या करेंगे, उस वस्तु पर जो इसको हम उस पे क्या लगा देंगे, सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे, मतलब खुद को संरक्षित करने के लिए, अपने उद्योग को संरक्षण देने के लिए। ये डब्ल्यू से जुड़ा होता है, इसमें नीति है ना, जिसके तहत अनुमति हमें देनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए जो सस्ते मोबाइल फोन होते हैं उनको हम आयात करते हैं ना, अपने भारत में भी खैर बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इस पे क्या करेंगे, हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे अपने भारत के जो सस्ते मोबाइल हैं उनको, उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चाइनीज से आने वाले जो मोबाइल है हम ड्यूटी को और बढ़ा देंगे, सेफ गार्ड ड्यूटी को। तो उससे ये हमारे मतलब अपने लिए हम बाहर से जिस भी चीज को आयात करेंगे उस पे ड्यूटी लगा देंगे। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो सस्ते दामों पर आयात होता है, जब करते हैं हम, जब क्योंकि सस्ते होते हैं इसलिए उनको खरीदते हैं, तो इसलिए उन पे लगाते हैं जिससे उनका दाम हमारे दामों से बढ़ जाए, तो डंप करना हो गया। अब सेफ गार्ड जो होता है वो जब अचानक किसी चीज की, वस्तु की जो अचानक एकदम ज्यादा मांग होने लगती है अंदर देश के, तब हम उस पे लगाते हैं उसको, है ना। फिर ऑफ बजट जो उधारी होती है, बोरोइंग है, इसमें जैसे कि सरकार बजट के बाहर से उधार लेता है, जब हमारे पास जो हमने बजट निर्धारित किया है और फिर भी हम उसके अंदर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो तब हम क्या करते हैं, बाहर से उधार लेते हैं, जिससे हमारा जो घाटा है वो कम दिखे।
अब ये लेते किससे, जैसे विशेष फंड है, सरकारी एजेंसियां होती हैं, पीएसयू वगैरह होते हैं, उनसे लेते हैं ना। इसमें क्या होता है, सरकार जो सीधा कर्ज नहीं लेती है, वो किसमें लेती है, एफसीआई या पीएसयू से उधारी करवाती है। और क्या इसमें विधायिका द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता। सरकारी नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पीएसयू होते हैं, उनके माध्यम से लेती है। इनकी उधारियां तो होती हैं, मैंने बता दिया, राजस्व जो घाटा होता है उसको हम ना खाएं ज्यादा, इसलिए हम इसको लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे लिए जो भविष्य में जो जवाबदेही होती है या को चुकाने के लिए जो बोझ होता है, वो हमारे ऊपर बढ़ जाता है। तो ये हो गया पूरा। अब इसमें कोई और पॉइंट है तो आप बता दो, है ना संजना। नहीं, इसमें जो है सरकार का जो है थोड़ा फायदा इससे हो जाता है, जो ऑफ बजट बोरोविंग जो होती है ना, उससे मतलब जो राजनीति है, एक तो उसको जो है सरकार कंट्रोल कर सकती है इसके माध्यम से, क्योंकि एक तो ये हो गया सरकार के ऊपर लांछन नहीं आता किसी भी प्रकार से हाँ। कि वो जो है राजकोषीय जो घाटा हो रहा है उसको छुपा सकती है, एक तो वो। और जो ये बड़े बड़े जो पीएसयूज होते हैं उनको भी मतलब इससे कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। तो दोनों ही तरफा जो है ना सरकार मतलब अच्छी हो जाती है और जवाबदेही जो है इनकी ठीक हो जाती है। फिर सीएजी की जो रिपोर्ट्स वगैरह आती है ना, उसमें एक क्लीन चिट इनको मिल जाती है एक तरीके से। इसीलिए भी ज्यादातर जो है गवर्नमेंट ऐसे करती है बीच बीच में। बस अच्छा। इतना ही है इसमें और ज्यादा नहीं। हाँ, फिर अगला है इसमें भारतीय वित्त बाजार जो है उसके बारे में दिया है। वित्त बाजार भुगतान प्रणाली जो है हमारी भारतीय वित्त बाजार इसमें ये दो है, ये एक मुद्रा बाजार है, एक पूंजी बाजार है ना। तो भारतीय वित्तीय बाजार जो है कि ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे जैसे धन की मांग होती है और उसकी आपूर्ति, तो ये तो बाजार हो गया हमारे लिए। इसमें निवेश जो है वो बदलता रहता है। एक मिनट है ना, मैं अभी आ रही हूँ। इसमें जो है इंडियन फाइनेंशियल जो है मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मनी वर्सेस जो है कैपिटल, पूंजी वर्सेस जो है मुद्रा की बात जब आती है। तो जैसे मनी मार्केट होता है वो काफी मतलब छोटा मार्केट होता है, एक तरीके से शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। और जो कैपिटल मार्केट है उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है बड़ी बड़ी, जैसे नहीं हम लोग जैसे जमीन ले लिए या जो है किसी जो है मतलब किसी कंपनी का स्टॉक ले लिए, ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, हाई जो रिस्क भी होता है वो ज्यादा होता है। मतलब जमीन जैसे हमने ले ली, अब किसी ने तो कह दिया था कि यहाँ पे आप पैसे लगाओ, यहाँ से हाईवे आएगा, पता चला सरकार ने वो हाईवे कहीं और डाइवर्ट कर दिया, तो उससे तो हमारा लॉस हो सकता है। तो जो मनी मार्केट होता है उसमें मतलब हम 1 साल से भी कम का ही जो कहीं ना कहीं 1 साल से ऊपर का जो है हम कहीं ना कहीं जैसे निवेश कर देते हैं, ऐसे इसमें होगा। और जो है जोखिम भी जो है इसमें कम होता है, क्योंकि हमको जो है जैसे डाला, जैसे थोड़ा सा मार्केट बना वैसे हमने पैसा अपना निकाल लिया। और जो है ये नियामक जो है इसका जो मतलब धरता जो होता है रिजर्व बैंक ही जो है इसके होता है। अब इसमें जो है मुख्य उद्देश्य एवं जो है भागीदार कौन कौन हो सकते हैं, जैसे बैंक हो गई, है ना, सरकार हो गई, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ये सब जो लोग हो गए, ये सब ज्यादातर करते हैं। इससे मतलब कि क्या होगा, एक तो जो मतलब कि आरबीआई के पास जो है प्रतिभूतियां जो ऋण वगैरह जो हमने बताया था स्टार्टिंग में, वो आ जाएगा कुछ समय के लिए। उसके पास जो है रातों रात कई बार जो है पैसा का लेन देन वगैरह जो हो गया, जिसे कॉल मनी वगैरह भी कहा जाता है, वो हो जाता है। और भी जो है मतलब जैसे एकदम से हमें अभी मनी चाहिए, पैसा एकदम से चाहिए, तो वो आ सकता है। ऐसे करके जो है मतलब ये जो है कार्य किए जाते हैं इसमें। मेरे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या आप लोगों को? बता दो एक बार। नहीं नहीं आ रही ना, क्योंकि नहीं यहाँ तो नहीं। डीजे चल गया है इसी का। और जब हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो उसमें लेस देन का जो है मतलब कि ड्यूरेशन हुआ, रिस्क जो है काफी मतलब कि हाई होता है, ग्रोथ वगैरह भी जो है एकदम से बढ़ती चढ़ती रहती है। सेबी जो है इसको कंट्रोल करती है। सेबी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वही जो है इसको कंट्रोल करती है। रेगुलेशन जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या, इसका पर्पस क्या होता है कि मतलब जो है मतलब पूंजी का निर्माण करना, वेल्थ मतलब कि एक तरीके से जो है पैसों का, म्यूचुअल फंड जो रिटेल हम लोग इन्वेस्टर वगैरह जो होते हैं ना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं।
तो ये वैसा वाला मार्केट जो है इसको कैपिटल मार्केट के रूप में। तो कई जो है प्राइमरी मार्केट में जैसे जारी कर दी किसी ने, सेकेंडरी मार्केट में जैसे स्टॉक वगैरह जो है किसी ने वो खरीद लिए। इसके बाद जो आईपीओ वगैरह होते हैं, इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग की जाती है, बहुत सारी कंपनियों का देखोगे आईपीओ निकलता रहता है। जैसे अभी मामाअर्थ का निकला था, फिर जैसे लेंसकार्ट का निकला, जोमेटो का, ऐसे निकलता रहता है। हाँ, उसका भी अभी जो फिजिक्स वाला का लोग होते देखो हैं उनके शेयर जो है मतलब उनके खरीद लेते हैं ऐसे करके। सिस्टर मीशो शेयर का हो गई, इक्विटी हो गई, बॉन्ड हो गए। सिस्टर मीशो का और फिजिक्स वाला का निकला था। फिजिक्स वाला का बहुत डूब गया पैसा। हाँ, अभी फिजिक्स वाला का भी निकला था, मैंने सुना था। हाँ, तो ऐसे करके निकलते रहते हैं। तो इसको जो है ये है। एक चीज और है, जो BSE है और NSE में जो हम पहले ट्रेड करते थे, एक मार्केट और आ गया है अब। उसका नाम ना AMSC है। मैंने थोड़ा सा ही देखा था ये वो। क्या? हाँ हाँ, ये क्या होता पहले है? जिसमें BSE जो ये शेयर मार्केट है ना उसके लिए होता है, मैंने पढ़ा है, हाँ हाँ थोड़ा बहुत ही पता सिस्टर, है मुझे। हम जो देखो इंटरनेशनल मार्केट जो होता है इसमें NSE होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो BSE होता है। एक MSC भी आया है। हाँ, अब NSE में किया अभी जाता है ज्यादा दिन नहीं हुआ, जो अभी हुआ शेयरों की। हुआ है 15-20 दिन आया हुआ है नया मार्केट एक। अच्छा। अभी लेकिन वो मतलब प्रचलित नहीं हुआ है, यहाँ स्टार्ट नहीं हो गया एकदम। अभी स्टार्ट होता तो दिखाता, अभी दिखाता नहीं है, लेकिन न्यूज में मैंने देखा था। ठीक है। इसके बाद जो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे को क्वेश्चन कई बार ना आ जाते हैं सेबी से कि इसको जो है फलानी चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, या ऐसे करके जो है आ जाता है। तो इसकी अभी जो है निवेश अनुकूल जो है ये माहौल बना करके एक तरीके से आपको जो है दे देते हैं। इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग स्थापना तो बहुत पहले हुई है और इसके कई सारे अधिनियम जो है भारत पे लागू होते हैं। वैधानिक इसको जो है निकाय माना जाता है। तो ये क्या करती है, एक तरीके से जैसे हमने निवेश किया, सपोज भैया ने जो है किसी कंपनी में 10,000 रुपए या जो है लाख रुपए मतलब कि इन्वेस्ट कर रखा है, तो भैया के जो अधिकार होंगे उसको कौन कंट्रोल करेगी? सेबी कंट्रोल करेगी। ऐसा ना हो कि कंपनी जो है फ्रॉड वगैरह करके भाग जाए। उसका जो कंट्रोल है, जो उसको रेगुलेट करेगी, वो जो है सेबी करेगी। और जो है कैसे जो है बाजार को जो है बढ़ाना है, जैसे अभी जैसे देख रहे हो ना, जैसे चांदी वगैरह के जो है एकदम लोग कह रहे हैं कि बबल फूटेगा फूटेगा फूटेगा। तो जैसे ये सब जो चीजें होती हैं उसको बढ़ाना, उसकी कार्य प्रणाली को देखना, सबको देखना, ताकि जो है लोगों का विश्वास भी तो बने किसी चीज पे। हाँ तो ये सिस्टर, सब का जो काम होता है वो चांदी का बबल फूट भी गया, चांदी गिर गई। हाँ, गिर गई है, अभी कम गिरी है और भी गिरने के आसार है। हाँ, 4,20,000 था ना, हो गया अब 3 लाख, आज था 2,90,000। अभी और भी कम होगा। अच्छा, सोना कम गिर रहा है, नहीं चांदी सोना ज्यादा नहीं गिरा, गिरी है। सोना तो चला गया 16,477 रुपए है इसमें। कितना? 16,477 रुपये प्रति ग्राम, ओके। +3% GST। जीएसटी मार्किंग, हाँ, मेकिंग चार्ज को लग रहा है। हाँ, ठीक है। तो इसका जो है काम ये होता है। अब जो है इसमें जो है कौन कौन जो है, देखो ये इससे जो है ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सेबी जो है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्शन जो है इसमें कौन कौन चीजें होंगे। एक तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको जो है 2 लोग और जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक जो है उसमें सदस्य होगा, बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड होगा वो उसका सदस्य होगा। ये सब जो है मिलकर के 5 मेंबर की जो है ये सभा एक तरीके से जो है बनती है, जो इसको मतलब, और कम से कम जो है 3 पूर्णकालिक सदस्य इसके साथ जो है जुड़े होते हैं, तब जाकर के ये 5 लोगों का निकाय बनता है। यही जो है हर चीज को कंट्रोल वगैरह कर रहे हैं। जैसे इसमें बताया भी गया है, सेबी बोर्ड की जो है बैठक के लिए कई सारे जो है निर्णय किए गए हैं। जैसे इसमें बहुत सारे तरीके के देखते हैं कि विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों को देखना, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं। जैसे अभी भी जो है सेबी की कई सारी जो है गाइडलाइन आई है, जब से जो टैरिफ लगा है हमारे प्रति,
तो उसमें क्या है ना, विदेशी जो निवेशक है बहुत सारे लोग हम पे निवेश नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है बार-बार जो है ना सेबी अपनी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, नहीं ये ठीक है, ये सेफ है ऐसे करके। तो ये सब जो है देखिए इक्विटी बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए, वेंचर कैपिटल फंड वगैरह जो भी चीजें होंगी ये इसी के अंतर्गत आती है। रियल स्टेट में जो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो भी लग रहा है उसमें कितना % इक्विटी मिलेगा। म्यूचुअल फंड में हम जैसे लोग जो है अभी सेबी ने बोल भी दिया है कि 250 रुपए तक भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी को लगाना हो तो 250 रुपए से भी स्टार्टिंग कर दी है बहुत सारी कंपनीज है। तो ये सब जो है इसी के जो है रेगुलेशन एंड कंट्रोल की वजह से हुआ है। इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह जो आप लोग देखते हो, जो विदेश से जो है कई सारे जो है विदेशी कंपनीज भी होती है जो सड़कें बना रही होती है ना। कोई बोलता है हम तो ये फ्रांस में बना देंगे, आपके यहाँ जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। मशीन्स होती है बहुत सारे तरह की, ये सब जो है इसी के साथ जो है रेगुलेट होती है। इनिशियल जो फंडिंग आती है पब्लिक जो ऑफरिंग की जाती है, जैसे अभी भैया ने बताया था कि फिजिक्स वाला की आई थी, और भी अलग अलग कंपनीज की आती रहती है। तो उसमें जो काम होता है शेयर जिन्होंने खरीदा है उनके हेलो साथ जो है ये निर्णय का जो मेन काम है वो इनका होता है। सिस्टर, ये जो हाँ। अभी ये तो नहीं बताई ना सेबी जो बोर्ड की जो बैठक में, मतलब जो सिंगल ये विंडो ऑटोमेटिक है ये क्या है? मतलब मैं नहीं समझी भैया ये क्या है। मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा से अभी कहाँ तक पढ़ रही हो तुम? अभी वो नीचे नहीं गई हो सेबी बोर्ड की जो बैठक के लिए मतलब लिए गए निर्णय हैं वहाँ पे पढ़ रही हो? हाँ 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 ये इसमें पढ़ रहे मैं हैं ये सब। पूछ रहा हूँ, ये लिखा है स्वागत FI फ्रेमवर्क, ये क्या है हाँ। मतलब? और इसमें जो मतलब सेबी ने जो है जो सिंगल विंडो ऑटोमेटिक और जनरलाइज्ड एक्सचेंज, ये सिंगल विंडो का मतलब क्या है? इसमें मतलब क्या होता है ये पूछ रहा था सिंगल मैं। विंडो ऑटोमेटिक ये मतलब ये इसमें कि इसमें जो विदेशी निवेशक है ना, उसकी जो कागजी जो कार्यवाही है वो कम हो जाएंगी और ये आसानी से जो है भारत में पैसा लगा सकेंगे तो इसके यही तो जरिए। मैं बता रही हूँ भैया, जो अभी मैं बता रही थी आईपीओ है, इक्विटी है, बॉन्ड है, ये सब जो चीजें होती हैं ये यही तो चेक कर रही है। सिंगल विंडो के तहत मतलब यही चेक कर रही है, सिंगल सब विंडो चीजें यही कंट्रोल कर का रही है। सिस्टर, मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, कहने का मतलब जैसे पहले ना कई जगह हाँ पे कई टैक्स स्लैब होते थे और कई तरीके से उसको हैंडल किया जाता था, लेकिन अब उसको क्या किया सेबी ने ना सिंगल विंडो पे कर दिया है, ताकि मतलब जो इन्वेस्टर है उनको भटकना ना पड़े, उनको एक ही जगह से अप्रूवल मिल जाए। ऐसे ही तो इसी ऐसे ही तो जो इन्होंने जो वो लगाया था योजना आयोग के बाद जो नीति आयोग लाया था, तो इसे ही इन्होंने एक गति शक्ति योजना लाया था ना, जिसमें इन्होंने सिंगल विंडो ला दिया था कि जिसमें जो है अगर सड़क वगैरह कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो एक ही विंडो से वो पास हो जाए और वो जो भी मतलब डिपार्टमेंट है वो अपना अपना काम कर लेंगे, बांट लेंगे। मुझे लग रहा है उसी हाँ टाइप का ये हाँ है ना। हाँ तो ये हाँ तो वही तो बता रहे हैं। हाँ अच्छा, ये बोल तो रहे हैं ट्रस्टेड फॉरेन जो है इन्वेस्टर के लिए जो है ये बनाया गया है। ठीक मतलब है। मेन जो इनका पर्पस वही है कि जो विदेश में जो बैठा कोई व्यक्ति है, जो बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, अगर वो उनके लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एक सिंगल विंडो खोल दी जाए ताकि प्रॉब्लम ना हो, ना तो सरकार को उससे कोई दिक्कत हो ना इनको दिक्कत हो। हाँ, पहले कई कई जगह उनको वो करना पड़ता है ना, अपने कभी कुछ करना कभी कुछ, अब उनको एक ही वो हाँ मिल गया, पूरा विंडो मिल गया, उसी से कर लेंगे। हाँ, अब नहीं सेबी तो की उस पर जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उनको कि ये चल रहा है, तो उनको दिक्कत भी नहीं होती ज्यादा। इसके अलावा जो है सेबी से संबंधित जो है कुछ और भी जो है इससे रिलेटेड जो है टर्म्स आती हैं इनकी में, जैसे इसमें बताया गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है एक। ये क्या होता है, तो ये वही है कि मतलब एक संस्था बनाई गई है जिसे जो है निजी रूप से निवेश जुटाती है। जैसे एक इन्होंने जो है एक सिस्टम बना रखा है, तो बाहर के जो लोग होंगे वो मतलब कि एक तरीके से जो है यहाँ पे पैसा जो है जमा कर सकते हैं। फंड तरीके का जो है विदेशी जो अनुभवी व्यक्ति है या भारतीय या चाहे कोई भी हो, वो जो है एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो इसी के लिए जो है उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है जिसे जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी जिसे कहा जाता है। साथ ही जो है तो इसमें पेज कहाँ चला जाता है। साथ ही इसमें जो है आरबीआई ने जो है इसमें एक जो है इन्होंने AEF जो ये अल्टरनेटिव जो है इन्वेस्टमेंट जो फंड है उसके जो है कई नियम वगैरह जो है इन्होंने लगा दिए हैं ताकि सस्ते और मध्यम आय वाले जो व्यक्ति है, जो वास्तव में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी जो है विशेष फंड बताए गए हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे स्टार्टअप आया, अभी थोड़े ही हमारे पास पैसे हैं, मान लो मेरे पास तो
मैं तो हर महीने जो हूँ करीबन करीबन 500 ही रुपए जमा कर सकती हूँ। तो उनके लिए भी जो है इन्होंने ये एक जो है अल्टरनेटिव निवेश जो है फंड कोष जैसे जो है लेकर के आए, और उसमें जो है जितने भी नियम वगैरह होते हैं वो आरबीआई डिसाइड करे, सेबी और आरबीआई मिलकर के ही इसको डिसाइड कर रहे हैं। जैसे स्टार्टअप है पहले चरण का, तो बहुत सारे लोग हैं कि स्टार्टअप में जो है इतना पैसा नहीं दे सकते, तो उनको जो है ये वाला दे दे। जैसे सोशल वेंचर होते हैं, लघु और छोटे जो एमएसएमई होते हैं, इनमें डाल सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंड हो गया। इनिशियली जो है उन्होंने वो डाल दिया, उसके बाद फिर इक्विटी में डाल दिया, ऐसे करके जो है फिर जैसे हमने पैसा डाला उसका रिटर्न आने लगता है, रिटर्न आने लगा तो निवेश, फिर जो है हम कहीं और निवेश करने लगेंगे, ऐसे करके जो है उन्होंने रूल जो है सेट कर दिए। अब जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो हम जो है इसको डाल सकते हैं। जैसे पिछली बार जो है क्वेश्चन आया हुआ था 2025 में, आप देखना ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें जो है कौन कौन से वो आएंगे। तो उसमें एक था हेज फंड था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इक्विटी थी, ऐसे करके 3-4 जो है उसमें उदाहरण दिए हुए थे। अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर हो तो अभी देख लो उसको, हाँ हाँ तुरंत आया आंसर था, मिल मेरे को जाएगा। पता है। एक बारी आया मेरे था ना? हाँ एक आया। हेज फंड के बारे में वो सर ने भी बताया थे लेक्चर में अपने। हाँ मैं बता रही हूँ ना, इसी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो है इक्विटी डेरिवेटिव, तो वो क्या है कि ये जो है ट्रेडिंग बाजार का एक प्रकार का वित्तीय उत्पाद है। जैसे हमने कई लोग जो है ट्रेडिंग का ही काम करते हैं, अलग अलग कंपनियों के जो है स्टॉक में डालते रहते हैं पैसे, तो उनके लिए ये स्पेसिफिक जो है ये बताया गया है। तो इसका जो है मूल्य उस इंडेक्स में शामिल यानी अंडरलाइन असेट्स के जो है मूल्य के रूप में जो है तय होता है। अंडरलाइन एसेट्स क्या है? तो इक्विटी शेयर या खुद जो है जैसे कीमती धातुएं हैं, कमोडिटीज है, करेंसी है, ब्याज दरें आदि जो होती हैं, उनमें जो पैसे लगा रहे हैं उनको ये बोल रहे हैं। तो उसको जो है अंडरलाइन करके जो है इन्होंने इक्विटी एसेट के रूप में इसको तय कर लिया है। तो जैसे अभी सोना चांदी में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लगा रहे हैं ना, तो ये कीमती धातु है, ऐसे करके तो उसको इन्होंने बोला है। फिर जो है फ्रंट रनिंग इन्होंने एक बताया है, जो कि गैर कानूनी प्रथा है, ये नहीं करना है। तो जिसमें कोई व्यक्ति या ब्रोकर पहले से मिली गुप्त जानकारी का फायदा उठाकर किसी शेयर को जो है खरीद या बेच लेता है। जैसे कोई सरकार में बैठा कोई व्यक्ति है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ऐसे ही लोग ये सब जो है कार्य कर सकते हैं। या जो है किसी कंपनी का ही कोई आंतरिक व्यक्ति है जिसको ये पता हो कि ये जो है अभी हो सकता है, इसके जो है कीमत बढ़ सकती है, घट सकती है, वो कई लोगों को बता दे जाकर के। तो ऐसे क्या है ना, शेयर बाजार जो है कहीं ना कहीं उसका जो है भरोसा उठने लगता है लोगों का कि ये तो अंदर की जो है आंतरिक इंफॉर्मेशन जो है हमको मिल जा रही है। तो इसको जो है गैर कानूनी बनाया गया है। तो क्या फ्रंट में जो है ना लोग दौड़ने लगते हैं, उसी को खरीदने लगेंगे। वही जो है ना इसमें बताया गया है कि बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, फिर उसी को खरीद लेते हैं, फिर वो पैसा तो डूब नहीं होता है। जैसे अभी कई लोगों ने बोल दिया था कि चांदी और उठेगी 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 उठेगी, तो कईयों ने और पैसे लगाए हैं, जबकि वो एकदम से गिरने वाली थी। लोग कह भी रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन फिर भी कई लोग जो है ना जानबूझ के बाजार में ऐसी अफवाहें उड़ा देते हैं। इसलिए जो है कुछ गलत बताया गया है। समझ तो आ रहा है ना? हाँ मैं बताऊं हाँ। एक चीज और, जैसे हाँ। इसमें क्या होता है कि जो इसमें गरीब और मध्यम वर्ग होता है ना वो पिटा जाता है, और जो बड़े लोग होते हैं उनके हाँ। पास पहुंच हो जाती है, तो वो उनका तो फायदा हो जाता है, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो पैसा उसी में डूब जाता है, तो बाद में वो इन्वेस्ट करने से डरता है और लगाता नहीं पैसे। अभी देखो लोग चांदी में पैसे निवेश कर रहे थे ना, चांदी का धड़ाम से गिर गया बहुत पैसा। आज तो शेयर बाजार जो है 1800 पॉइंट तक लगभग गिरा है, जबकि आज वो क्या नाम है, बजट भी आया तब भी है ना गिर गया है। कई लोग तो उसी उसमें बैठे हुए थे। अब जो है एक जो है गिफ्ट सिटी IFSC करके जो है इसमें बताया गया है। तो वित्त मंत्रालय जो है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गिफ्ट IFSC में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ किया। इससे जो विदेश से जो मुद्रा आ रही है या जो पैसा आ रहा है, अमेरिकी डॉलर है या यूरो है या जो भी येन है वगैरह वगैरह, जो भी हमारे पास करेंसीज आ रही है, उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया। तो विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली के बारे में ये क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बना हुआ है, वो जो भुगतान हो रहा है निपटान प्रणाली अधिकरण अधिनियम जो है वो
सबसे मिलकर के ये जो है बना हुआ है। इसका मतलब मेन उद्देश्य वही है, जो भी पैसा वहां से आ रहा है उसको, जो बैंकिंग जो भी सिस्टम है जिससे भी आ रहा है डॉलर वगैरह जो भी है, तो उसको मतलब कि कैसे जो है उसको सॉल्व किया जाए, कैसे उसको जो है क्लियर किया जाए, मतलब मेन उसका उद्देश्य यही है। ये प्रणाली प्रारंभ में अमेरिकी डॉलर में किए गए लेन देन का निपटान करेगी तथा समय के साथ इनमें जो है विदेशी मुद्राओं को भी अन्य जो है शामिल किया जाएगा। अभी तो डॉलर से ही जो है इसका सरकार जो है मतलब एक्सपोज करना चाहती है कि क्या क्या हो रहा है इसमें। तो ये जो FCSC है, FS जो है इसका जो है ये देखेगी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करके एक जो है कि सहायक कंपनी है, वही इसको जो है संचालित वगैरह जो है करेगी। ये जो है गांधीनगर में बनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है गिफ्ट सिटी जो है कहाँ है। कईयों को लगेगा कि वहां पे जो है गिफ्ट ही मिलता है ना। कई लोग सोच सकते हैं मेरे जैसे भी जिसने ना पढ़ा हो, तो ये गांधीनगर में गुजरात में ही बनाया गया है। तो सोचेगा उपहार मिल रहा है। मैं पहले यही सोच रही थी इसको। तो ये पहली सिटी बनी है भारत का पहला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय के सेवा केंद्र जो है यही स्थित है। मतलब यहाँ पे जैसे विदेशी मुद्रा का जो भी हुआ उससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो ये देखेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, गैर निवासियों के लिए भी है, निवासियों के लिए भी है, दोनों के लिए है। वित्तीय सेवा प्रदान करेंगे यहाँ पे बैठ करके। और जो है आर्थिक क्षेत्र जो है उसके अच्छा बताया गया है उसमें। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भी इसके तहत जो है जुड़ जाता है। बहुत सारे जो नॉन रेजिडेंट्स जो हमारे लोग हैं जो विदेश में ही पड़े हुए हैं, NRI वगैरह जो कभी कभी आते हैं, उनके लिए ये सहायक होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। अब बॉन्ड पे आ जाते हैं। बॉन्ड यील्ड करके जो है एक कॉन्सेप्ट है। कल शायद जब ऋचा बता रही थी बॉन्ड यील्ड का जिक्र आया था, है ना इसमें। बॉन्ड जो है बाजार की अस्थिरता, ब्याज दरें, मूल्य एवं प्रतिफल। तो सीधी सी बात है, ब्याज दर कितनी क्या होगी, उससे हमें एक्चुअल कितना पैसा मिलेगा, उसके बाद जो है उसका दर कितनी मिलेगी, इससे रिलेटेड है। तो ये जो है बैंक ब्याज दरों में वृद्धि के बारे में बताया गया है, और एक में जो है घटने के बारे में बताया गया है। बढ़ेगी तो क्या होगा, घटेगी तो क्या होगा। हाँ। और ऐसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये क्या क्या होता है। तो जैसे बैंक ब्याज दरों में वृद्धि हो गई तो गिरावट जो है इसमें बॉन्ड का जो मूल्य है जैसे वो कम आकर्षक जो है उसको करेगा। क्या हुआ? हाँ यही है, जब बैंक की जो ब्याज दरें बढ़ेंगी तो जो बॉन्ड होते हैं, जो मौजूदा बॉन्ड होते हैं, उनके मूल्य जो है वो गिर जाएंगे। हाँ बताओ आगे। अरे मैं कह हाँ रहा हाँ, था। और प्रतिफल जो है उसकी जो मूल्य की जो वृद्धि है वो बढ़ जाएगी। हेलो। मतलब उसकी तो गिरावट हो गई, लेकिन उसको जो मिलेगा मतलब एज एन रिफंड कह सकते हैं उसको, या रिटर्न कह सकते हैं, वो हेलो। उसको बढ़ करके मिलेगी। हेलो। हाँ। ये रीचा दुकान पे है क्या? वो आवाज आ रही है। नहीं ऋचा तो है ही नहीं है ग्रुप में, कहीं शायद अच्छा। मेरे यहाँ से तो नहीं आ रही। कोई बुआ व्यक्ति, अब तो आए। मैं कहा कहीं दुकान पे रीचा सामान तो नहीं दे रही उठा, क्योंकि वो दुकान पे ही थी जब अभी आई है वो आवाज तो। आ रही थी ना पीछे से गाड़ी टीटी टीटी कर रहे। मैं बताऊँ भैया, नहीं, वो शायद मेरी तरफ से आ रही है। अच्छा। मेरा घर भी रोड पे ही है, यहाँ से आ रही होगी। हाँ। इसमें जो है बाजार में जो है उच्च ब्याज दरें होने पर महंगाई। बैंक ब्याज दरों में जब वृद्धि होती है तो जो है क्या होता है कि मूल्य में वृद्धि होती है ना। 3% से 5% बॉन्ड प्रतिफल, ठीक है। नहीं, जो बॉन्ड होगा उसमें गिरावट आएगी, ठीक है। जैसे पहले उसका था तो कम हो जाएगा, बॉन्ड परसेंट वही तो लेकिन कह जो रहा, उसको रिटर्न 3% से मिलेगा वो बढ़। ज्यादा मिलेगा। ये कह रहा हूँ मैं, जब मूल्य में वृद्धि होती है तो कह रहा है कि बॉन्ड में जो है 3% से बढ़कर के 5% हो जाती है। देखो लिखा है ना। बॉन्ड का मूल्य तो गिर रहा है ना, देखो तो। हाँ, बॉन्ड का मूल्य गिर रहा है लेकिन उसका जो परसेंटेज ब्याज है वो बढ़ रहा है। हाँ, वही तो मैं बताई हूँ कि उसको जो रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा। रेट जब बढ़ेंगी तो उसकी जो मूल्य घट जाएगा, यही तो बोल रही थी ये। हाँ तो हाँ हाँ हाँ,
इसके अलावा जो बैंक ब्याज दर में समझ गए ना आप? हाँ, बैंक ब्याज में जो दरों में गिरावट बता रही हैं आप, उसमें ये कह रहा है मूल्य में जब अगर वृद्धि होगी, अगर जब मतलब मूल्य बढ़ेगा तो जो बॉन्ड का प्रतिफल होगा 1% से वो मतलब पूर्व में और 3% थी। ये क्या कह रहा है, मतलब प्रभावित प्रतिफल कम पूर्व हो में जाएगा? 3% थी लेकिन अब कम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो बॉन्ड मतलब आपने जब खरीदा था तब तो उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो रही थी, तब तो वो बढ़ते जा रहा था, लेकिन जो उसका प्रतिफल जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो कम मिल रहा है। और उसका क्या कारण इसमें बताया भी गया ना, बैंक ब्याज दर का गिरावट आना। अच्छा, आज इतना ही करना है ना, मैं कहीं जा रही हूँ, कल करेंगे फिर आगे का। अरे रुक जाओ, अभी नहीं थोड़ा सा कर लो। 5-6 मिनट तक तो स्टार्ट ही नहीं होता है और अभी तो 15 मिनट बचे हुए हैं। हाँ कर लो। ठीक रुक है, जाओ, 5 बैठो सब लोग यहीं पे अच्छा बैठो। एक चीज मैं बताऊं, नहीं अगर तुमको जाना हाँ है तो जी। तुम चले जाओ, तुमको अगर काम है। मैं और संजना कर लूंगा, तुम उसमें लेक्चर देख लेना, वो आ जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, मैं नहीं, मैं रुक रही हूँ थोड़ी देर, है ना, मैं बाद हाँ में चली ठीक, जाऊंगी। ठीक है। ऋचा को जाना है, ऋचा बाय बाय, जाओ तुम, जाओ। ठीक। सब्जी लेने जाना है मुझे, तो नहीं हाँ जाना। हाँ, ठीक। कोई नहीं, बस 10 मिनट की बात है, सब ले आना जिसको जहाँ जाना। नहीं, मुझे नहीं लानी सब्जी, तो पर आप बताओ। अच्छा मैं बता रही हूँ, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, टाइम वेस्ट नहीं हाँ करते हाँ, किसी का। टाइम वेस्ट नहीं। ट्रांजिशन जो है बॉन्ड, बॉन्ड से संबंधित जो है कुछ टर्म्स है, ट्रांजिशन बॉन्ड किसे कहते हैं। तो ये जो है ग्रीन डेट सिक्योरिटी है, जो कि सेबी कंट्रोल कर रहा है। अगेन देखो उसके जो नियम है उसके तहत होगा। तो यह एक ऋण है, प्रतिभूति है, जिसे जो है जुटाई गई राशि का उपयोग स्वच्छ परिवहन, सतत जो है अपशिष्ट प्रबंधन जैसी परियोजनाओं के जो है संपत्तियों के लिए किया जाता है। हम पढ़ेंगे भी कई प्रकार के, जैसे मसाला बॉन्ड होते हैं, ग्रीन बॉन्ड होते हैं, और भी कई तरह के बॉन्ड अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये जो है इनसे आता है। स्टील है, सीमेंट जैसे जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो है कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है, CO2 जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना, और ग्रीन वॉशिंग जो है वो सब जो सिस्टम जो चल रहे हैं उसको कम करके और जो है अच्छा मतलब वातावरण को स्थापित करना। और इसके बाद जो है सिस्टर एक और जो कह है रहा है एडिशनल इसमें, टीयर 1 का भी बॉन्ड होता सिस्टर है। हाँ, इसमें तो कह रहा है स्टील सीमेंट जैसे क्षेत्रों को धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए और पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए इसका उद्देश्य होता है। वही तो बताया है। सेम, नहीं, पूंजी का नाम नहीं लिया था तभी स्वच्छ मैंने। परिवहन बोल दिया ना इन्होंने, अच्छा स्वच्छ ठीक। चीजों को जुटाना है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। और जो है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड क्या है, ये भी जो है बिना किसी परिपक्वता अवधि के लिए जो है जारी किया जाता है, मतलब वो पकेगा नहीं ऐसे। लेकिन जो है इनमें जो है कॉल ऑप्शन जो है उपलब्ध होता है। कॉल ऑप्शन क्या है, तो ये एक प्रकार का जो है वित्तीय अनुबंध होता है जो खरीदार को किसी शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी या अन्य परिसंपत्ति वित्तीय लिखत को किसी निश्चित अवधि के भीतर ऐसे खरीदने का अधिकार देता है। जैसे होता है ना, जैसे 4 महीने बाद जो है हम इसको खरीद लेंगे, या जो है 2 महीने बाद इसको खरीद लेंगे। उसके कोई पकने की कोई अवधि नहीं, उसको कभी भी जो है खरीदा जा सकता है, ऐसा ये जो है कह रहे हैं। उसके बाद जो है नया एक कॉन्सेप्ट जो है फिर स्टार्ट होगा, डिजिटल जो है भुगतान। इसको तो हम मुझे लगता है फिर कभी कर पाएंगे। नहीं नहीं, कर दो जितना कर पाते हो, क्योंकि देखो टाइम भी तो नहीं है, फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल, अभी बहुत सारा करना है। बिल्कुल ठीक है। पेमेंट्स रेगुलेटरी जो है एक बोर्ड बना हुआ है जो पेमेंट भुगतान निपटान की जो प्रणाली है उसको देखता है। 2007 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। इसमें क्या है, मतलब जैसे हमने किसी को पैसा भेजा, उसके बीच में एक थर्ड पार्टी है, फिर उसके पास गया, तो वो सब जो भी है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे RBI इसका जो है अध्यक्ष है, मतलब अध्यक्ष, और जो उप गवर्नर वगैरह जो होते हैं वो इसमें है। RBI का एक अधिकारी जिसे रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामित किया गया वो होगा। केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 व्यक्ति होंगे, तो एक तो भुगतान प्रणाली, एक IT, साइबर सुरक्षा, कानून विशेषज्ञ, ऐसे कोई भी जो है 3 व्यक्ति को लेकर के आ सकते हैं। कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। नियुक्ति के लिए कोई पात्र वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 6 सप्ताह की नोटिस पर या पत्र दे सकता है कोई व्यक्ति। तो इसमें जो है कई चीजें बताई गई कि कौन जो है उस पे होगा। 70 वर्ष उम्र होनी चाहिए, कोई दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी ने जो है 180 दिन पहले जो है कोई अपराध या कारावास या जेल वगैरह में कोई दोषी क्यों नहीं ठहराया गया हो, जो संसद या किसी राज्य विधायिका का संसद हो,
ये जो है उसकी पात्रता रखते हैं। पात्रता नहीं है, मतलब कि संसद वगैरह में राज्य विधायिका का ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें जो है आरबीआई के प्रधान विधि सलाहकार स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, और जो है ये सब लोग बैठ करके जो है ये डिसाइड करते हैं। बैठक में जो है पहले तो इनकी ये सब जानकारी दी गई, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। बैठक जो है कम से कम 2 बार होनी है वर्ष में, कभी भी हो जाए सत्र के, जैसे ज्यादातर तो यही होता है जैसे संसद का सत्र खत्म हुआ, लोग ऐसी बैठक जो है कर लेते हैं। और जो है बैठक के लिए अध्यक्ष या उनकी जो है अनुपस्थिति, अगर वो नहीं अवेलेबल हो तो उप गवर्नर जो है नीचे रख दीजिए, उसमें जो है उप गवर्नर जो है आ जाएंगे, यही रख देंगे ऐसे नहीं होगा, मैं देख रही हूँ इसको। और जो है एक जो है नामित सदस्य होगा और 3 सदस्य कोरम अनिवार्य जो है, ये सब जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब जो है इस पे बात करते हैं कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम ये काम कैसे करता है। निर्णय लेते हैं ये तो बोर्ड, सिस्टर ये कह रहे हैं निर्णय लेना मतलब बोर्ड में जो निर्णय उपस्थिति और मतदान के हिसाब से लेते हैं ना, जैसे बहुमत से लिया जाता है, जैसे अगर बहुमत नहीं हुआ तो नहीं लिया जाएगा। नहीं, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ना, जैसे अध्यक्ष कोई नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, ये कह रहा है वो तो ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन ये जो कह रहा है निर्णय लेने में, जैसे बोर्ड ने जो है निर्णय उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के जो है बहुमत से लिया जाएगा, मतलब अगर बहुमत नहीं होगा तो नहीं लिया जाएगा, है ना। नहीं, हाँ फिर वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये चीज नहीं बताया कि कितना %। अच्छा, तीन व्यक्ति होंगे कोरम में कह रहा है, तो 3 सदस्य। हाँ। तो उसमें जैसे अभी भी देखो, जैसे क्या होता है कि जब ये राष्ट्रपतियों का उसका भी मतलब क्या नाम है, सीजीआई का भी जब चुनाव करते तब भी 3 व्यक्ति होते हैं, तो वो ऐसे कर लेते हैं। ये तो सरकार तो गलत इसमें सरकार का भी पक्ष हो सकता है, जैसे सरकार का मंत्री वगैरह रहेगा तो सरकार की तरफ रहेगा वो। 2 सरकार के पक्ष से हो जाते हैं, एक विपक्ष से आ जाता है, तो उसका फायदा क्या है, तो पक्ष से ही होना है। 2 अगर एक विपक्ष की तरफ से, फिर एक जो है ना वो उसको जो है ना कांस्टेंट होना चाहिए, ताकि वो मतलब चाहे जिसके वोट कर सके, है ना, कोई ऑटोनोमस बॉडी से होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ऐसा करते नहीं, और जो ऑटोनोमस बॉडी से भी आएगा तो वो भी सरकार के पक्ष में ही वोट देता है अधिकतर केसेस में। नहीं, अधिकतर केसेस में ठीक है, लेकिन अधिकतर जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जैसा रहेगा तो थोड़ी दे, बिकाऊ रहेगा तो दे ही देगा। हाँ, लेकिन वही बात है ना भैया, सत्ता जिनके हाथ में वो ऐसे ही रूल डिसाइडेड है। तो इसका उद्देश्य ये है कि भारत में भुगतान प्रणाली को जो है विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। तो जैसे मैनुअल जो है क्लियरिंग का एक तरीके से जो है, जैसे हम नहीं, जैसे अभी ऑनलाइन हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसे हम जो भी कर रहे हैं, तो उसका जो भी कार्य वगैरह है वो करना। इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण तक जो है सभी प्रणालियां शामिल होती हैं, ये जो है इसी के अंतर्गत कार्य करता है। फिर जो है केंद्रीय प्राधिकरण है जो है भारतीय रिजर्व बैंक, भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचे की देखरेख करने वाले केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। तो उसके जो देखरेख, उसके जो नियम वगैरह हो वो जो है ये डिसाइड कर रहा है। उसके अलावा जो है उपभोक्ता संरक्षण भी कर रहा है। जैसे हम लोग अभी जैसे बहुत सारे जो देखोगे ना, जैसे पेमेंट करते हैं, जैसे हम लोग रिचार्ज किए, किसी जो है XYZ जैसे फोन पे का यूज कर रहे हैं, तो रिचार्ज अगर हम कर रहे हैं उसमें तो एडिशनल हमसे चार्ज लिए जा रहे हैं, तो उसका संरक्षण कौन करेगा, उसका जो है देखरेख कौन करेगा, वो ये जो बैठे हुए हैं, ये अधिनियम में जो लिखा हुआ वो करेंगे, ताकि जो जवाबदेही है सरकार की या जो है किसी भी व्यक्ति की वो सुनिश्चित की जा सके। त्रुटि हो गई, किसी ने किसी को पैसे भेजे लेकिन उसके पास गए नहीं, हमने तो भेज दिया, हमारे पैसे तो कट गए, उसमें क्या करेगी, तो ये जो है इसकी जवाबदेही तय करेंगे। इसमें इतना ही है। अब अगर किसी को एडिशनल जानकारी है तो बता सकते हैं। एडिशनल जानकारी कहाँ से आएगी जब यही जानकारी हम लोग पढ़ रहे हैं तो किसी को अपना कोई उदाहरण पता हो। नहीं, उदाहरण नहीं चलाते, ये सब जो टेक्निकल टर्म होता है वहाँ पे दिमाग नहीं चल, मतलब अपना क्या उसमें जोड़ोगे। हिस्ट्री रहे तो आदमी जोड़ ले, हिंदी रहे तो थोड़ा बहुत बढ़ा ले। उसके बाद जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, इससे जो है स्टार्टिंग में जो है 2017, 18,
16, इनमें जो है कुछ कुछ एकाध जो अरे है क्वेश्चन सिस्टर, आए हुए थे, लेकिन यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा है, कई बारी पूछा है, मैडम ने दिखाया था, मैंने हाँ बता तो रही हूँ। हाँ। एनपीसीआई जो है उसके बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। यूपीआई अभी आया है, लेकिन इससे जो है उस समय भी अब ज्यादा जो है इसका वो हो गया ना, मतलब हाल ही में जो है भारत के प्रधानमंत्री ने जो है नामीबिया की यात्रा की और वहां पे भी जो है रियल टाइम में डिजिटल भुगतान की यूपीआई प्रणाली को अपनाने हेतु लाइसेंस जो है उस पर जो है समझौता हो गया। जैसे अभी बताया जा रहा था, अभी मैंने कल भी पढ़ा था कि ब्रिक्स जो है उसमें भी जो है ब्रिक्स करके जो है एक मुद्रा लेकर के आ रहे हैं, ताकि ब्रिक्स देश जो है आपस में उसी आदान प्रदान करके जो है व्यापार कर सके। हाँ वो हमने सुना था ना तब कि नामीबिया को भी जो है यूपीआई हमने सुना था कि जो है आप उस दिन हम लोगों ने बताया था ना, हम लोग पढ़ रहे थे ना कि डॉलर को जो है ये ना डी डॉलराइजेशन की तरफ भारत बढ़ रहा है ना, तो इसी वजह से ये लाए हैं ताकि मतलब जो डॉलर को टक्कर देने वाला एक रुपया पैदा हो, जिससे मतलब भारत और जो मतलब बेसिक देश हैं वो उससे जो है अपना व्यापार कर सकें, लेन देन। जब आपने G20 जब हुआ था, और कईयों ने मुझे लगता है जो आज के टाइम पे मोबाइल चला रहा है उसमें बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, जैसे जर्मनी के या फ्रांस के बहुत सारे जो नेता लोग आए, मतलब नेता नहीं, जो अधिकारी थे या जो भी जिसे भी कहो, तो G20 में जब वो आए ना तो वो सब्जी वाले के ठेले पे गए, तो उन्होंने देखा कि सबने जो है ना मतलब पेमेंट लेने के लिए QR कोड लगा रखे थे, तो वो लोग भी दंग थे इस बात से कि मतलब भारत जैसा देश मतलब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, ऑनलाइन जो है ट्रांसफर पैसे हो रहे हैं, लोग जो है कैश नहीं दे करके ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ। तो अब जो है जब ये G20 में हुआ था ना, तो भारत ने इसका बहुत शोर मतलब बहुत प्रचार किया था कि हमारे देश में तो ये अपनाया जाता है। हाँ डोली जो चाय वाला है ऐसे करके तो यूपीआई का सिस्टम कि जो है आपके बैंक को जो है किसी एप्लीकेशन से जोड़ देता है, जिससे आपकी जो है पेमेंट हो जाए। डोली चाय वाला सिस्टर, हाँ डोली चाय वाले का जो मार्क जुगरबर्ग आया था ना, हाँ अरे जो डोली चाय वाली के लिए कौन आया था, वो जो चाय पिया था, उसका नाम भूल गया मेरे को। बिल गेट्स। बिल गेट्स आए थे, चाय पिए थे ना, वो भी उसी से पेमेंट कर रहे थे। मोदी जी देखो कई हाँ बार वो प्रमोट करते नजर आते हैं। हाँ खुद। तो उस समय जो है मैं देखी थी वो वीडियो बहुत वायरल है, सनसेट टीवी पे जो है उसका एक रील भी पड़ा हुआ है, उसमें दिखाया गया था। अब क्या है, मर्चेंट तो पेमेंट हो जाता है इससे, मतलब जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन सामान खरीद तुरंत पेमेंट किए, काम खत्म, कैश की टेंशन नहीं है कि आपके पास 5 रुपए का मुझे जो खुला दो या छुट्टा दो, ऐसे करके कुछ नहीं करना पड़ता है, ऐसे करके। अब जो है ना इससे देखो ये वाला क्वेश्चन हुआ था 2017 या 18 में कि जो है यहाँ पे जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है या 3 फैक्टर जो है ऑथेंटिफिकेशन लगता है इसमें एनपीसीआई में। तो उसमें था जो है 2 जो है स्टेप फैक्टर जो है ऑथेंटिफिकेशन जो है एनपीसीआई में लगता है, यूपीआई पेमेंट करने में लगता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे आप देख लेना, मैंने तो देखा हुआ है इसलिए मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन। इसीलिए भारत के जो है बाहर रुपए और यूपीआई के प्रसार को बढ़ाने के लिए 2024 में जो है ये स्थापित किया गया था, यूपीआई आधारित जो है मर्चेंट भुगतान स्वीकार किया गया था। भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और जो अभी जो है संयुक्त जो है यूएई, ये जो है ये सारे देशों में किया गया। आप ये इस क्वेश्चन इसको याद रखना कि किस किस देशों ने इसको अपना लिया है। जब तक एग्जाम होगा तब तक एक बार इसको अपडेट भी कर लेना। ठीक है, एनपीसीआई के बारे में जो है एक हाँ ठीक है कह रहा हूँ। हाँ, एनपीसीआई जो है एक नॉन प्रॉफिट जो है कंपनी है, इसमें इसका कोई मतलब ऐसा कोई फायदा नहीं होता है निजी। आरबीआई और जो है ये जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम है उसके तहत कार्य कर रही है। भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों को देखरेख में कार्य किया जा रहा है। एनपीसीआई जो है कई सारी चीजों को देख रही है, जैसे कि भुगतान प्रणाली को देखना, नेशनल फाइनेंशियल स्विच लेकर के जाना, एटीएम को जोड़ना, यूपीआई वगैरह को, फास्टैग। अभी तो एक और जो है अभी बोल रहे थे नितिन गडकरी जी कि हम एक क्यूआर कोड ला रहे हैं, ठीक है, वो लगा दिए, हर गाड़ी में वो लगना अब जो है वो हो जाएगा, मतलब जाओगे तो कट ही जाएगा, उसमें फिर वो टेंशन नहीं है। अच्छा ये सब जो है पेमेंट ब्रिज सिस्टम होना। अरे वो मेरे को पता चल गया, वो जानती हो क्या लगाएंगे, वो लगा दिए हैं हाँ। ना टोल पे, वहां से वो पैसा अपने आप काट लेता है। हाँ हाँ, उसका अभी तो जो कंपनियां हैं जो गाड़ी बना रही है उनको निर्देश दे दिया गया है कि आप ये सिस्टम लगा दो फुल। अब यहाँ से जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद से अन्य महत्वपूर्ण घटना
हाँ, ठीक। सभी पढ़ के आया करो ताकि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा ना हो केवल एक ही इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। हाँ जब ठीक सब है। पढ़ के आते हैं ना 4 तरह का इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाता है। हाँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ना कम डिस्कशन कर पाते हैं। अभी जो है हमारा मात्र जो है 43 मिनट का डिस्कशन हुआ है। वही ना, मतलब सही से टाइम पे आया करो, सही से माइक ओपन किया करो अपना अपना, जल्दी जल्दी बोला करो। ठीक है, मैं आगे से एकदम पूरा तैयार रहूँगा, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब और पे। मैं बता रही हूँ इकोनॉमी में अब मैं 2 लेक्चर स्टार्ट करूंगी क्योंकि सिलेबस कवर करना है बहुत हाँ, जल्दी। बहुत तेजी से, ऐसे क्योंकि अब 2। पिछले साल नहीं चलेंगे। हाँ, रात में 2 करना है, ठीक है। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, मैं लिख भी दूंगी चाहे तो इसमें, या कोई अब भैया आप थोड़ा टाइप ही कर दो ना हाँ हाँ, एक टाइप कर बार। देता हूँ, अभी मैं फटाक से टाइप करता हूँ मैं तब बस। तक चाय मैं तब तक चाय पी लूँ, मेरी चाय भी ठंडी हो हाँ गई हाँ है। ठीक है, फटाफट तुम चाय पी लो। चलो ठीक है ना, बाय। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कल इसके आगे अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम से। तो हमारा अभी इकॉनमी कवर हो रहा है। जितने लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। धन्यवाद।